हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सूचना मिल चुकी होगी 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। फ्रेंड्स, आप लोग का एग्ज़ाम नवंबर तक करवा ली जाएगी, इसलिए आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम लेकर आए हैं घटना चक्र का बीपीएससी सॉल्व पेपर। इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और इसे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखेंगे कि आप लोग देखेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। इस आधार पर आप लोग को छूटे हुए टॉपिक को करवाया जाएगा और जो आपको टॉपिक में डाउट है वो खुद से भी आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह 2023-24 का है। 69वीं एकीकृत संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक के लिए पूर्वालोकन हल प्रश्न पत्र है, समान अध्ययन है। सबसे फर्स्ट है भारतीय इतिहास है। इसमें भी हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से हुआ है। मेहरगढ़ से क्या हुआ है? तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो भी पाकिस्तान में है, जो 7,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिला है। साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, यानी जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कोल्डिहवा से क्या मिला है? तो चावल की भूसी मिला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण को कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए व्याख्या में है, ताम्रपाषाण युग में कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? देखिए हड़प्पा का बर्तन जो भी मिट्टी का बना होता था वो लाल रंग का होता था। देखिए व्याख्या में देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे तथा दूसरा एक चित्रित मृदभांड होते थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत मिलाया जाता था, यानी रेत का मिश्रण होता था, जिनको पकाने पर यह हरे भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी।
ऊपर वाले भाग लाल से किया जाता था और निचले वाले भाग को काला से रंग बिरंगे के चित्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं व्याख्या में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था नगर नियोजन को माना जाता है। वहां का नगर नियोजन प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। इसकी पहली खुदाई आर राव ने की थी। अगर हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो एस.आर. राव ने इसकी खुदाई करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा लोथल, गुजरात से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आंसर हो जाएगा ये लोथल, गुजरात में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी से। नर्मदा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा यानी सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। इसकी खोज कब किया गया था? अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी नर्मदा घाटी की। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ये कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार है। हिंदुस्तान के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य।
व्याख्या में है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बेहतर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवध किया है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? आंसर हो जाएगा ई। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जगह कहाँ है? तो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? आंसर है बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएंगे कालीबंगा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी यानी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर है बी एस स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वर्ष हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व और ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन, एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ए इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है 60 नंबर का प्रश्न। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि किस लिए है? तो ये है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का आवाहन करते थे। सूची दिया गया है नवपाषाणकालीन और इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान देखते हैं। उतनूर कहाँ है? तो ये हो जाएंगे तेलंगाना में। फिर है चिरांद कहाँ है? तो बिहार में। फिर है गुफ्फरकाल कहाँ है? कश्मीर में। और पयमपल्ली तमिलनाडु में है। आंसर हो जाएगा सी।
देखिए यहाँ दिया गया है व्याख्या में, उत्तरनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में, गुफरकाल कश्मीर में, पयम्पल्ली तमिलनाडु, ये सभी प्राचीन स्थल है। नेक्स्ट है, फिर मिलान करना है, महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी है। मल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर थी, यानी कुशीनारा में। और अंग का हो जाएगा चंपा, गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल की राजधानी कुशीनारा, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर हो जाएगा डी, परुसनी, यानी रावी नदी पर। दसराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुसनी नदी, वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्बशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इन सभी का पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखते हैं व्याख्या में, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए व्याख्या देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त भारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। रुद्रदामन, सॉरी, आंसर हो जाएगा सी में है रुद्रदामन। क्या कहा जा रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास में रचित संस्कृत के अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, तो इसकी मरम्मत किसने की थी? आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन 130 रुद्रदामन जो थे वो 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आंसर है गुप्त कला के। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के।
व्याख्या में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में, इलाहाबाद अभी इसका वर्तमान नाम प्रयागराज में, गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा नौवां मंडल। नौवां मंडल है जो ऋग्वेद में, वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नौवां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। नौवां मंडल में जितने भी मतलब सूक्त हैं, टोटल सूक्त कितने हैं? 114 है, जो सभी के सभी क्या है? सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। सोम रस यानी सोमरस यहाँ होना चाहिए था, सोम लिखा गया सिर्फ। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त किया गया है। यानी 10वां मंडल में क्या है? तो वर्ण से संबंधित जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर का प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर है डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर हो जाएगा वैशेषिक। इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक है। अगर पूछा जाए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि कणाद थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। उनके बड़े भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा जामाली, यानी उनका दामाद थे जो प्रथम शिष्य थे।
व्याख्या में देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जामिल नामक एक क्षत्रिय में हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर है 14 पूर्व, यानी 14 उपांग भी इसको कहते हैं। देखिए, 14 पूर्व यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ये 2019 का प्रश्न है असिस्टेंट का। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानते थे, वह मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। फिर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर है सारनाथ। 6 वर्षों का साधना के पश्चात 35 वर्षों की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुखों के कारण, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कोसल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने अभी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कस्या मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक इसकी धार्मिक पुस्तक है। आंसर हो जाएगा डी, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है? तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक,
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन में है? तो सूत्र पिटक में है। अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक है बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर है आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। आंसर हो जाएगा, कभी पंचम देता है और षष्टम भी देता है, तो सी और डी दोनों हो रहा है यहाँ पर। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष के 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवादित होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयों के लिए किया जाता था? आंसर है आजीविकों के लिए। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि नामक गुफा प्रमुख है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है सी मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? यहाँ स्टार दिया गया है, उदयन दिया जाता है, कभी कभी उदयन देता है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आंसर है सी उदयन द्वारा।
निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आंसर है उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। अब है मिलान करना है। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं। देखते हैं। सबसे पहले है आहार। आहार पाषाणी युगल स्थल कहाँ है? तो ये बनास नदी में है। और कायाथा, कायाथा कहाँ का है? तो काली सिंध। और स्वाल्दा, स्वाल्दा कहाँ है? तो नर्मदा। और मालवा ताप्ती नदी। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आहार बनास नदी है, कायथा काली सिंध, स्वाल्दा ताप्ती और मालवा नर्मदा। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सी स्थूलभद्र। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? आंसर है सी उदयन ने। मगध के हरेक वंश के शासक उदयन या उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा डी लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर है राजगिरी या गिरिब्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी यानी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पूर्व उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। फिर है 49 मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आंसर हो जाएगा जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रधोत्य के इलाज के लिए भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आंसर है बी हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। नेक्स्ट है 51 नंबर का प्रश्न। सेंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आंसर है ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है।
ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिष्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः अंततः वर्ष 1915 में मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। नेक्स्ट है, कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? आंसर है कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है। अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद नाम था उनका, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आर्नेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, मिलान करना पुस्तक है और लेखक है। बृहत, आइए मिलान करते हैं पुस्तक और लेखक से। देखिए, जो पहले पहले आएगा उसको पहले लगाएंगे, यानी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका था? तो कल्हन का था। फिर है विक्रमांक देवचरित, ये बिल्हन द्वारा लिखित पुस्तक है। यह है बृहत संहिता। बृहत संहिता किनका है? तो आंसर हो जाएगा बराह मिहिर का। और मुसिका मसा अतुला का है। आंसर हो जाएगा डी। बृहत संहिता, बराह मिहिर, मुसिका मसा, अतुला, राजतरंगिणी, कलहन, विक्रमांक देवचरित, बिल्हन। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आंसर है डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और इसी के हत्या के बाद वहां पर शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में। देखिए, जूनागढ़ में क्या दिया गया था? गुजरात के जूनागढ़ से
रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच के थे। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्राज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए। यह विशुद्ध संस्कृति भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन और व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। सिक्सटी नंबर का प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? आंसर है सी, पल्लव, तमिलनाडु। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा करवाया गया था। सूची दिया गया है और मिलाना है इसको। देखिए, लेखक है और पुस्तक है। देखिए, कौटिल्य, कौटिल्य का कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है। और पाणिनि अष्टाध्यायी का है। कामंदक नीतिसार का है। कालिदास कुमार संभव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आंसर है सी, खारवेल को। खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति बहुत था। व्याख्या में देखते हैं, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो सातवाहन वंश से था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन भी वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त को। इन्हें प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुसेनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है 66 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? आंसर है ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री संगयुन भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो आंसर है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया।
इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर बी, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डी, राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास की लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1128-1149 के शासनकाल में पूर्ण किया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजतरंगिणी जो कलहन लिखा था वो किसके शासनकाल में पूरा हुआ, तो क्या बोलेंगे? जय सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है बी, बिहार में। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कनौट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। आंसर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर है सी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखा गया। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्य को विभाष्य शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकमीर यानी सर्वकामिनी थे। 75 नंबर का प्रश्न है,
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ हुई थी? राजगीर में, जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर है राजगीर में। एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया है, देखिए 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया री एग्जाम में। नेक्स्ट है 78 नंबर का, इसमें मिलान करना है। इसमें क्या है? बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिया गया है, इनको मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर में हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी जो प्रथम उपदेश दिए वो क्या कहलाए? तो धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिससे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी यानी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विशेष धरोहर स्थल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या मृगदांव सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? आंसर हो गया वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजन पदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी क्या था? तो 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 यहाँ 16 होना चाहिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये है अंग, पहला अंग है मगध है, काशी है, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, मत्स्य है, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था।
जन जन बसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ागांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार के दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में ये सभी यानी बुद्धगुप्त तथा गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध हुआ? आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला है पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा है वेतनमान तथा तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्यों ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है कथन है और कारण है, इसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। देखिए पढ़ते हैं। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। सही है। महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए देखते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर यानी वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महावीर का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर है बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। 90 नंबर का प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी थी? पहला अगर बोला जाए तो राजगिरी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर है ई, यानी सबसे पहला तो राजगिरी था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो पाटलिपुत्र होना चाहिए था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर है ए, मौर्य वंश।
नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसने पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभिचारणक और दशासिद्धक, कैवर्थ तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? आंसर है धनानंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? आंसर है सी, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर का, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर है डी, शिवाजी। शिवाजी ने राज प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित, राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा के परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में पर था, यह कौन था? सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक
पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुष्यप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है 99 का प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी था। नेक्स्ट है श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर है बी, पाटलिपुत्र। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेगा मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। शेष बचे हुए प्राचीन भारत के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।